हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज अमित सिंह और मैं आज आप लोग के बीच में क्लास 10th की फिजिक्स लेकर आया हूं। इससे पहले मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट में पढ़ा रहा था। उसमें मैंने आपको कुछ बातें बताई थी, जिसमें धारा के बारे में मैंने आपको बताया था, आवेश के बारे में बताया था, विभवांतर के बारे में बताया था, विभव के बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी थी। तो चलिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है ओम का नियम। यह एग्जाम में आपके क्लास 10 के कोर्स में लगभग 7 नंबर का प्रश्न बनता है। जब भी बनता है तो 7 नंबर का प्रश्न बनता है। तो ओम का नियम क्या होता है, तो पहले आप ओम के नियम में थोड़ा सा कुछ प्रॉपर्टीज लिख लीजिए। ओम के नियम में लिखिए, देखिए इसमें कहा गया है ओम का नियम। ओम ऐसे लिख सकते हो, ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार, लिखिए इसमें ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की ताप तथा अन्य भौतिक अवस्थाएं, यदि किसी चालक का ताप तथा अन्य भौतिक अवस्थाओं के बाद ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा कौन कौन सी भौतिक अवस्थाएं, जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, लंबाई कामा क्षेत्रफल, चालक का पदार्थ कामा करके लिखिएगा चालक का पदार्थ इत्यादि, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ना बदले तब आगे लिखिए, तब चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर, तब चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर तथा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। विद्युत धारा का अनुपात एक क्या होता है, नियतांक होता है। अर्थात लिखेंगे आप V बटे I बराबर R ब्रैकेट में नियतांक, R ब्रैकेट में क्या, नियतांक। यहाँ जो R है बेटा, ये नियतांक है, ठीक है। लिखिए ना ध्यान से, यहाँ R एक नियतांक है, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, जिसे चालक तार का या चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो हमने ये बताया, पहले आप ओम के नियम को समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे मैं आपको एक बार समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए, स्टेटमेंट को आप नोट कर चुके होंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई वायर है, कोई चालक तार है, मैंने चालक की परिभाषा आपको बताई है। मान लीजिए कोई चालक का तार है, अगर इस चालक तार के ताप को आप ना बदलें, ताप को ना बदलने का मतलब यह है कि तार जिस अवस्था में है इसको इसी अवस्था में रहने दीजिए। मतलब कहने का यह है कि अगर आप चालक तार को किसी ऐसे स्थान पर रखे हैं जहां के, जैसे मान लीजिए किसी कमरे में चालक तार उपस्थित है, अगर उस कमरे का ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसी कमरे में इसको रहने दीजिए। ये मत कीजिए कि आप किसी ऐसे स्थान पे चले जाइए
जहां पर ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाए। जैसे आपको पता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कहां ताप बढ़ जाएगा, आप किसी ऐसे भौगोलिक क्षेत्र में चले जाइए जहां पर वायुमंडलीय ताप 45 डिग्री या 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। उस स्थिति में चालक तार का ताप भी क्या होगा, बदल जाएगा। और जब ताप बदलेगा तो चालक तार में प्रसार हो सकता है, क्योंकि आपको पता है जब ताप बढ़ता है तो गर्मी बढ़ती है, तो गर्मी के बढ़ने से चालक तार में प्रसार हो सकता है। इसलिए हमने कहा कि आप एक तार लीजिए, उस पर तार लीजिए और तार के ताप को तथा अन्य भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, क्षेत्रफल और चालक पदार्थ, मतलब जैसे आपने सोने का तार लिया है तो ऐसा मत करिए कि बदल के चांदी का तार करिए, या चांदी का आपने तार लिया है तो बदल के आप लोहे का तार ले लीजिए, या लोहे का तार आपने लिया है तो बदल के आप क्या करिए, कॉपर का वायर ले लीजिए। ऐसा कुछ नहीं करना है, मतलब कि इन सभी चीजों को नहीं बदलना है, ना तो ताप को बदलना है, ना ही भौतिक अवस्थाओं को बदलना है। तब क्या होगा जब इन भौतिक अवस्थाओं को आप नहीं बदलोगे तो इस चालक सिरों के बीच, इन चालक सिरों के बीच जो विभवांतर आपका स्थापित होगा, मान लीजिए इनके बीच विभवांतर कितना स्थापित हो रहा है, भी स्थापित हो रहा है। इन चालक सिरों, इस चालक तार के सिरों के विभवांतर कितना हो रहा है, भी हो रहा है। और इस विभवांतर के कारण इस चालक तार में धारा मान लीजिए कितनी बह रही है, आई बह रही है। कितनी बह रही है, इस चालक तार में इस विभवांतर का धारा कितनी बह रही है, आई बह रही है। तो जो V बटे आई का मान होगा बेटा, जो V बटे आई का मान होगा वह कैपिटल R होगा, जो कि नियतांक होगा। इसी को हम क्या कहेंगे, ओम्स लॉ कहते हैं। इसी को हम किस नियम से जानते हैं, ओम के नियम के नाम से जानते हैं। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगले रीडिंग आ लिए, ओम के नियम का सत्यापन। चलिए अब हम शुरू करते हैं। अब तक हमने ओम का नियम पढ़ा और ओम के नियम का सत्यापन सीखते हैं। ओम के नियम का सत्यापन कैसे होता है, तो कुछ चीज आप लिखिए। पहले लिखिए, ओम हेडिंग डाल लीजिए, ओम के नियम का सत्यापन। फिगर अभी बना लीजिएगा, ठीक है। फिगर के बारे में मैं समझा रहा हूँ, पहले आप ओम के नियम के सत्यापन में लिखिए ओम का नियम। ये सब इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से वैकल्पिक प्रश्न बन सकते हैं, लिखना सब इसी में है। ओम का नियम केवल धातु चालकों के लिए सत्य होता है, मतलब या कुचालक पदार्थ के लिए, मेरी बात समझिए। इस लाइन का मतलब ये है कि कहा गया ओम का नियम केवल धातु चालकों के लिए सत्य होता है। इसका तात्पर्य बेटा यह है कि ओम का नियम ना तो कुचालक पदार्थ के लिए लागू होगा और ना ही अर्धचालक पदार्थ के लिए ओम नियम लागू होता है। ठीक है, तो हाँ चलिए, तो इसमें हम देखते हैं एक चीज और। हम सत्यापन में कुछ चीजें हम बात कर लेते हैं। देखिए, हमने एक फिगर को लिया है, इस फिगर में हमने कई चीजें जोड़ी है। देखिए, ये जो आपको निशान दिख रहा है इस तरीके से, ये आपकी एक बैटरी है। ये बड़ी वाली जो प्लेट, इसको प्लेटिंग कहते हैं। ये बड़ी वाली प्लेट जो है आपकी, ये बड़ी वाली प्लेट जो है बेटा आपकी, ये पॉजिटिव है। और ये जो छोटी प्लेट है ये क्या है, निगेटिव है। क्या है, निगेटिव है। ठीक है, इसको हम ऋण टर्मिनल कहते हैं, इसको धन टर्मिनल बोलते हैं। और ये आपकी जो लगी है इसको हम कुंजी कहते हैं। कुंजी मतलब ये, आप चाहोगे तो कुंजी को डिस्कनेक्ट कर दोगे तो परिपथ जो है इसमें धारा बहना बंद हो जाएगी, और आप चाहोगे तो इस परिपथ में धारा को आप बहा सकते हो। यहाँ पर इस तरीके से फिगर को कुछ इस तरीके से बना दिया जाए। ये है आपका RH रिहोस्टेट। इसको RH मतलब है रिहोस्टेट, धारा नियंत्रक है ये। चलिए देखिए, इसमें हमने क्या लिया है। इसके लिए हमने फास्फोरस कांस्टेंटन, देखिए इसके लिए चाहे आप फास्फोरस कांस्टेंटन अथवा मैग्नीन का आप एक तार ले लीजिए, जिसे हम प्रतिरोध तार कहते हैं। क्या कहा गया, फास्फोरस कांस्टेंटन अथवा मैग्नीन का तार लिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध तार कहते हैं। एक काम करिए, इस फिगर का स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, जिससे आपको दिक्कत ना हो। मुझे समझाएंगे तो दिक्कत होगी। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए, ये पूरा वायर जो है आपका, ये पूरा वायर जो है आपका, ये प्रतिरोध तार की तरह काम करता है। प्रतिरोध तार का मतलब मैं बताऊंगा प्रतिरोध किससे कहते हैं, लेकिन आप थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, इस प्रतिरोध तार के श्रेणी क्रम मैं बताऊंगा आगे चल के श्रेणी क्रम किसे कहते हैं। इस प्रतिरोध तार के श्रेणी क्रम में एक कुंजी
बैटरी और एक धारा नियंत्रक लगा है, और इसी के श्रेणी क्रम में एक अमीटर लगाया गया है। अमीटर मतलब क्या करता है? अमीटर बेटा क्या करता है? यह धारा का मापन करता है। अमीटर क्या करता है? धारा का मापन करता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि वो अमीटर क्या होता है, तो अमीटर क्या होता है? धारा का मापन करने वाला एक यंत्र होता है। अब आपके दिमाग में होगा अमीटर लगा क्यों है? तो अमीटर इसलिए लगा है कि इस बैटरी के द्वारा इस तार में जो भी धारा बहाई जाएगी उसका मापन कौन करेगा? अमीटर करेगा। किस क्रम में लगा है? इस तार के श्रेणी क्रम में, या इस बैटरी के किस क्रम में लगा है? श्रेणी क्रम में लगा है। और इस तार की, ये देखिए पूरा वायर है आपका, ये पूरा वायर है। इस तार के समांतर क्रम में भी मतलब वोल्ट मीटर, इस तार के समांतर क्रम में एक वोल्ट मीटर कैपिटल भी लगाया गया है। वोल्ट मीटर का काम ये होता है, इस परिपथ में कितना विभवांतर या इस बैटरी के द्वारा कितना विभवांतर दिया गया है, यानी कितने वोल्टेज का विभवांतर है ना, उसको नापने का काम कौन करेगा? ये विभवांतर। ठीक है, तो चलिए इसी कुछ क्रिया विधि को हम समझते हैं। देखिए इसमें कहा गया है, जैसे ही हम इस कुंजी को हम कनेक्ट करते हैं, करके मतलब एक स्विच की तरह काम करता है, ऐसा समझ सकते हैं। एक स्विच की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? एक स्विच की तरह काम करता है। ठीक है, इस स्विच की तरह काम करने का मतलब यह है कि जैसे ही आप इस कुंजी को कनेक्ट करोगे, तुरंत इस परिपथ में क्या बहने लगेगी? धारा बहने लगेगी। तो मान लीजिए एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर, मतलब एक फिक्स वोल्टेज पर इसमें जो धारा बह रही है, आप उसके मान को कहीं पर आप नोट कर लीजिए। मान लीजिए आपने कुछ V की कुछ वैल्यू थी, V का कुछ मान था, तो V के कुछ मान के लिए आपने I का मान नोट कर लिया। ऐसे ऐसे आप क्या करेंगे? वोल्ट मीटर के द्वारा वोल्टेज यानी विभवांतर के मान को बदलते जाएंगे। क्या करेंगे? विभवांतर के मान को आप लगातार क्या करेंगे? बदलते जाएंगे। और अलग अलग वोल्टेज पर या अलग अलग विभवांतर पर, मतलब जैसे मान लीजिए आपने 0 वोल्ट पर धारा को नापा, तो 0 वोल्ट पर विभवांतर का मान, 0 वोल्ट विभवांतर पर धारा का मान कितना आया? मान लीजिए 0 एम्पियर आया। फिर आपने क्या किया? विभवांतर को 1 वोल्ट किया। इसलिए जो वोल्टमीटर लगा है इसमें हमने विभवांतर को 1 वोल्ट किया। फिर 1 वोल्ट पे मान लीजिए धारा का कुछ मान आया। फिर ऐसे 2 वोल्ट पे आप नापेंगे, ऐसे 3 वोल्ट पे नापेंगे, 4 वोल्ट पे नापेंगे। मतलब वोल्टेज का मान आप बदलते जाइए। वोल्टेज मतलब विभवांतर का मान आप बदलते जाइए और धारा का मान आप निकालते जाइए। उसके बाद हम क्या करेंगे? धारा और वोल्टेज के बीच एक ग्राफ खींचेंगे। धारा और वोल्टेज के बीच हम क्या करेंगे? एक ग्राफ खींचेंगे। तो अब देखिए किस वोल्टेज को हम रखेंगे एक्स अक्ष पर। वोल्टेज को हम किस अक्ष पे रखेंगे? वोल्टेज को हम रखेंगे यहाँ पर एक्स अक्ष पर, और धारा को रखेंगे हम किस अक्ष पर? वाई अक्ष पर। ठीक है, वोल्टेज को हम रखेंगे एक्स अक्ष पर और धारा को हम रखेंगे किस अक्ष पर? वाई अक्ष पे रखेंगे। तो जब हम इस धारा को एक्स अक्ष पे रखेंगे, इस वोल्टेज विभवांतर को हम एक्स अक्ष पे रखेंगे और धारा को हम वाई अक्ष पे रखेंगे, तो इनके बीच जो ग्राफ बनेगा वो एक सरल रेखा होगी। वो एक क्या होगी बेटा? सरल रेखा होगी। इसलिए कहा जाता है ओम का नियम जब लागू होता है, ओम का नियम तभी लागू होगा या तभी माना जाएगा। वो आप कैसे जानेंगे कि ओम का नियम सही है कि नहीं है, यानी V/I का मान नियतांक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या हम तभी जान सकते हैं जब वोल्टेज और धारा के बीच जो ग्राफ खींचा जाएगा वो क्या आएगा? नियत आएगा। क्या आएगा? नियत आएगा। तो आप समझ गए होंगे कि ये है आपका ओम के नियम का क्या? सत्यापन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ओम के नियम कहते किसे हैं। ओम का नियम मुख्यतः क्या है? ये तो सत्यापन तो आपके एग्जाम के 7 नंबर का प्रश्न बनेगा एग्जाम में, तब सत्यापन को लिखना होगा। अदरवाइज आपको कोई जरूरत नहीं है सत्यापन की। जैसे 2 नंबर में क्वेश्चन बनता है ओम का नियम किसे कहते हैं, तो सीधे आप बताएंगे ओम के नियम के अनुसार, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदली जाए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं या चालक का ताप ना बदला जाए, उस स्थिति में चालक के सिरों के बीच विभवांतर और उस चालक तार में बहने वाली धारा का जो अनुपात होगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे अनुपात जो होगा वो नियतांक होगा। इसे ही हम क्या कहेंगे? आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो चलिए हम कुछ चीजें आपको बताते हैं। एक काम करिएगा, देखिए तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि चालक के सिरों के विभवांतर और धारा का अनुपात क्या होता है? नियतांक होता। और उसी नियतांक को हम क्या कहते हैं?
वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। मैं अलग से वैद्युत प्रतिरोध के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन आप एक लाइन जान लीजिए वैद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं। किसी चालक तार में जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है, जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए करंट फ्लो हो रही है, तो आपके दिमाग, देखिए घरों में करंट जो आती है, देखते हुए अचानक क्या होती है, करंट डाउन हो जाती है, जिसे हम कहते हैं बिजली धीमी हो गई। तो बिजली क्यों धीमी होती है? क्योंकि जो घरों में वायर्स लगे होते हैं, जैसे आप मान लीजिए फ्रिज चलाते हो या एसी चलाते हो या हीटर का इस्तेमाल करते हो, एकाएक क्या होता है, करंट डाउन हो जाती है। तो करंट क्यों डाउन होती है? क्योंकि घरों में प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ जाता है, जिस कारण करंट क्या होती है, डाउन हो जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि किसी चालक तार में प्रतिरोध क्या होता है, धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को ही हम क्या कहते हैं, किसी चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। या आप ऐसे बता सकते हो गणितीय रूप में, किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को भी हम क्या कहते हैं, किसी चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो इसको आपको कोई दिक्कत होगी कमेंट बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मेरे चैनल पे जैसे साइंस में आपको फिजिक्स लेके चल रहा हूँ और मैथ सर के द्वारा आपको मैथ भी पढ़ाया जा रहा है। तो जो बच्चे मैथ नहीं देख रहे हैं, आप जा सकते हैं, वहां पर देख सकते हैं। काफी हेल्पफुल वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। लगभग एक चैप्टर खत्म भी हो चुका है, दूसरा चैप्टर भी चल रहा है। तो आप मैथ का भी आनंद ले सकते हैं और अपने फीडबैक दे सकते हैं, फायदा आपको होगा। मैं फिजिक्स पढ़ा ही रहा हूँ, फिजिक्स लगभग कंप्लीट हो चुकी है। 1 2 3 4 लेक्चर आप और लूंगा, फिजिक्स आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हो सकेगा तो मैं रसायन विज्ञान की भी क्लास आपकी यूट्यूब पे ले सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।